हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की क्लास के अंतर्गत हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत हम एक अच्छी प्रश्नावली के गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि अच्छी प्रश्नावली में कौन कौन से गुण होने चाहिए। सामान्यतः मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रश्नावली के अंदर कौन से गुण उपस्थित होने चाहिए। तो आज का बिंदु भी हमारा यही रहेगा। हेडिंग डाले सभी विद्यार्थी, एक अच्छी प्रश्नावली के गुण। अध्याय वो हमारा चतुर्थ अध्याय चल रहा है। लिख लीजिए, एक अच्छी प्रश्नावली। एक अच्छी प्रश्नावली के गुण कहने के तात्पर्य एक अच्छी जो प्रश्नावली होती है, उस अच्छी प्रश्नावली के अंतर्गत किन किन गुणों का समावेश होना चाहिए, उन गुणों के बारे में बताया गया है। सामान्य तौर पर जो ये गुण बताए गए थे, लगभग 15 प्रकार के गुणों के बारे में मैंने बताया था कि जो अच्छी प्रश्नावली के अंतर्गत है, सामान्य तौर पर ये 15 गुण तो अवश्य होने ही चाहिए। वैसे गुणों की संख्या वैसे अनेक है, फिर भी कुछ संख्याओं को या गुणों को भांति हुए 15 गुण बताए गए हैं, जिसमें पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत हम लगभग 12 गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके थे। 12वां जो गुण बताया गया था वह प्रश्नावली के गठन से संबंधित था। कहने का तात्पर्य प्रश्नावली का गठन किस प्रकार से करना चाहिए, उसके बारे में कुछ 5 बिंदु बताए गए थे। उससे आगे चलना है आज वाली क्लास के अंतर्गत। जो गुण नंबर आज चलेगा 13वां गुण चलेगा आज, कि एक अच्छी प्रश्नावली में 13 नंबर का गुण कौन सा होना आवश्यक है। 13 नंबर का गुण है वह हमारा है पूर्व परीक्षण एवं संशोधन। सभी विद्यार्थी लिख लेना, मेरे साथ लिखते रहना। पूर्व परीक्षण एवं संशोधन। पूर्व परीक्षण और संशोधन के द्वारा हम किस प्रकार से संबंध को एक अच्छी प्रश्नावली बना सकते हैं। वैसे आपको शब्द से अवगत भी हो रहा है कि पूर्व परीक्षण क्या होता है एवं संशोधन क्या होता है। पूर्व में तो पहले का, परीक्षण मीन्स होता है जांच, यानी पहली जांच कर लेना। संशोधन कोई करेक्शन उसके अंतर्गत करना हो। तो कहने का तात्पर्य कुल मिला के इतना है कि जब प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है, जब प्रश्नावली का निर्माण किया जाएगा तो उस समय उस अच्छी प्रश्नावली को बनाने के लिए संगणक के द्वारा या प्रगणक के द्वारा, सूचक के द्वारा या अनुसंधानकर्ता के द्वारा उन प्रश्नावली के प्रश्नों का पूर्व में परीक्षण कर लेना चाहिए, अर्थात पूर्व में जांच कर लेनी चाहिए। यदि उन प्रश्नों में कुछ हमें परिवर्तन करना हो तो वह परिवर्तन या संशोधन पहले ही कर लेना चाहिए। अब ये संशोधन हमें करना है या करना है तो कब करना है या कैसे करना है, इसका पता कैसे लगेगा। इसका पता करने के लिए मैंने आपको बताया प्रगणक की सहायता ले सकते हैं, अनुसंधानकर्ता के द्वारा या सूचक के द्वारा। कोई भी एक सूचक बनकर सामने यह व्यक्ति सूचक बन जाएगा, या यह प्रगणक बन जाएगा, यह अनुसंधानकर्ता बन जाएगा। तो अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रगणक के माध्यम से, सूचक के माध्यम से उन प्रश्नावली के प्रश्नों में संशोधन कर सकते हैं जो हमें आवश्यक हो। तो इसमें लिख लेना कुछ सामान्य बात है कि प्रश्नावली बनाने के बाद या प्रश्नावली का निर्माण होने के बाद, प्रश्नावली बनाने के बाद बात कह सकते हैं, निर्माण कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तथ्य आपस में अपने आप में समाहित हैं। तो प्रश्नावली बनाने के बाद प्रश्नावली जब हमने बना ली तो प्रश्नावली बनाने के बाद प्रश्नावली को सूचकों से भरवाकर, किन से भरवाकर बच्चों? सूचकों से, जो हमको सूचना प्रसारित करते हैं, सूचना देने का कार्य करते हैं। सूचकों
से भरवाकर या फील करवाकर, सूचकों से भरवाकर पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए, कि सूचक है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूचक प्रश्नावली में प्रश्नों को पढ़कर जो उत्तर दे रहा है उस उत्तर देने के माध्यम से हमें ज्ञात हो सकता है कि हमें उत्तर किस प्रकार के प्राप्त होंगे, एवं उसमें किसमें, उस प्रश्नावली के प्रश्नों में, प्रश्नावली के प्रश्नों में, एवं उसमें आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता जितनी आपको आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार, उसमें किसमें बच्चों, प्रश्नावली के अंतर्गत जिन प्रश्नों का आपने निर्माण किया है उन प्रश्नों के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार क्या कर लेना चाहिए बच्चों, संशोधन। बहुत अच्छा, संशोधन कर लेना चाहिए। वैसे आज एक लड़की बच्ची ने कमेंट भी दिया कि सर आप जो पढ़ा रहे अच्छा पढ़ा रहे हो, गुड है। चलो अच्छा लगा सुनकर, काफी विद्यार्थी कमेंट दे रहे हैं, अच्छे कमेंट मिल भी रहे हैं आपकी सहायता से, आपके सहयोग के द्वारा हम उसी प्रकार अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य कुल मिला के ये है, पूर्व परीक्षण संशोधन के अंतर्गत प्रश्नावली जो होती है, प्रश्नावली को सूचकों के माध्यम से भरवा कर आप देख सकते हैं कि हमने प्रश्न किस प्रकार से बनाए, हमें उत्तर किस प्रकार से प्राप्त होंगे। यदि आपको लग रहा है कि प्रश्नावली में प्रश्नों को चेंज करना है तो उसमें आवश्यकता के अनुसार आप परिवर्तन कर सकते हो। जिसने प्रश्न कम करने हैं, ज्यादा करने हैं या प्रश्नों का रूप परिवर्तित करना है वो आप अपने आप स्वतः ही देख सकते हो। इसके माध्यम से सूचक के माध्यम से प्रश्नावलियों को बर्बाद। ये 13 बिंदु कंप्लीट हो गया हमारा। बिंदु नंबर 14वां गुण कौन सा बताया गया है, लिखिए 14वां गुण कौन जो बताया गया है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। 14वां गुण बताया गया है सारणियन की विधि का चुनाव कर। ठीक है विद्यार्थी, लिख लेना सारणियन टाइप, सारणियन इसका पूरा एक चैप्टर आएगा सारणियन का। आपको बताऊंगा मैं सारणियन होता क्या है। कुछ विद्यार्थी बोल तो देते हैं कि सारणी से बना दे, सारणी से बना दे, तो सारणियन होता क्या है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे हम। तो अभी पॉइंट बिंदु का नाम लिख लीजिए, सारणियन की विधि का चुनाव। सारणियन की विधि का चुनाव। तो सारणियन की विधि का जो चुनाव किया जाएगा, कब किया जाए, क्यों किया जाए, किस लिए किया जाए, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। वैसे सारणियन जो बनाया जाता है, सारणियन की क्रिया प्रश्नावली का जब निर्माण हो जाता है तो प्रश्नावली की निर्माण हो जाने के बाद सारणियन बनाया जाता है, टैबुलेशन बनाया जाता है। टैबुलेशन के अंतर्गत हम सूचक द्वारा जो प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है उन प्रश्नों के उत्तरों को इसमें हम लिखते हैं, अंकित करते हैं सारणियन के अंतर्गत, तो वही होता है। तो इसमें लिख लेना सामान्यतः चाहिए, जो सामान्य तो सब सारणियन जो बनाया जाएगा, तो सारणियन बनाने का, सारणियन को किस प्रकार बनाया जाए, वह कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, उसके बारे में से बताया जाए। एग्जाम में परीक्षा में प्रश्न भी आ जाता है कई बार कि जब एक अच्छी प्रश्नावली गुणों के अंतर्गत सारणी विधि का चुनाव किया जाता है, तो चुनाव कौन करता है उसके बारे में। तो देखिए प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पहले, जब प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो अंतिम रूप देने से पहले अनुसंधानकर्ता को, किसको बच्चों, अनुसंधानकर्ता को, अनुसंधानकर्ता
कर्ता को प्रश्नावली के जो निष्कर्ष निकल आएंगे, अनुसंधानकर्ता को निष्कर्षों का, अनुसंधानकर्ता को सर्वप्रथम निष्कर्षों का, जो निष्कर्ष जो रिजल्ट निकल के आएंगे, कहने का तात्पर्य निष्कर्षों का क्या कर लेना चाहिए बच्चों, टैबुलेशन कर लेना चाहिए। निष्कर्षों का सारणीयन, निष्कर्षों का सारणीयन करना चाहिए। अब जो ये सारणीयन किया जाता है, सारणीयन में क्या बताया गया है, लिख लीजिए, प्रश्नावली से प्राप्त, जो आपने प्रश्नावली बनाई है उसके बारे में, प्रश्नावली से प्रश्नावली से क्या प्राप्त हुए, निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्नावली से प्राप्त निष्कर्षों को, प्रश्नावली से प्राप्त निष्कर्षों को, जो निष्कर्ष प्राप्त हुए, निष्कर्षों को किसकी सहायता से, वही बिंदु आ रहा है, निष्कर्षों को संगणक, संगणक कहा जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर को, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसे संगणक कहा जाता है। तो संगणक की सहायता से, संगणक की सहायता से, संगणक की भर्ती भी आती है कंप्यूटर संगणक की, तो उस समय ये काम आता है कि सहायता से सारणीबद्ध, सहायता से सारणीबद्ध करना हो तो, करना हो तो, यानी जो आपने प्रश्नावली बनाई है, प्रश्नावली को सारणीबद्ध करना है तो किसकी सहायता लेनी पड़ती है हमें, सारणीबद्ध करना हो तो संगणक विशेषज्ञ से, संगणक विशेषज्ञ, कौन बच्चों, संगणक विशेषज्ञ से प्रश्नावली, यानी संगणक विशेषज्ञ से प्रश्नावली के अंतिम रूप, प्रश्नावली के अंतिम रूप, जो प्रश्नावली का हम अंतिम रूप देना चाहते हैं तो उससे पहले हम जो सारणीय बनाया जाता है, तो प्रश्नावली के अंतिम रूप के विषय में, अंतिम रूप के विषय में क्या लेनी चाहिए बच्चों, एडवाइस देनी चाहिए। तो विषय में सलाह लेनी चाहिए, क्या सलाह लेनी चाहिए, उसके बारे में सलाह ले लेनी चाहिए। इसके बाद ही, इसके किसके बाद, यानी संगणक विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद, इसके बाद ही, इसके बाद ही प्रश्नावली का, इसके बाद ही प्रश्नावली का अंतिम रूप, इसके बाद ही प्रश्नावली का अंतिम रूप तैयार करना चाहिए। यानी सारणीय विधि का जब चुनाव किया जाएगा तो सारणीय विधि का चुनाव करने से पहले हमें किसे सलाह लेनी है, यानी सारणीय जब टैबुलेशन किया जाएगा, टैबुलेशन संगणक के यानी कंप्यूटर के द्वारा किया जाएगा। अब कंप्यूटर में जो सारणीय प्रश्नावली के प्रश्नों को सारणीबद्ध किया जा रहा है, अब ये सारणीबद्ध किस रूप में किया जाए या प्रश्नों को किस क्रम में लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, उसके रूप कितने रूपों में उसके उत्तर प्राप्त होगा, तो उसकी जांच के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, संगणक विशेषज्ञ की। तो संगणक विशेषज्ञ के द्वारा प्रश्नावली में, प्रश्नावली को सारणीबद्ध करना चाहिए और उस संगणक विशेषज्ञ में राय लेनी चाहिए कि मुझे हमें प्रश्नावली के प्रश्नों को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, अर्थात उनका टैबुलेशन करना है।
संगणक विशेषज्ञ की सहायता के द्वारा ही या सहायता के माध्यम से प्रश्नावली का अंतिम रूप में तैयार करना चाहिए। समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों को? ये हमारे हो गए 13वां बिंदु, 14वां बिंदु। कितने गुण बताया मैंने बच्चों? 15 गुण बताए गए हैं। 13 और 14 अंतिम गुण और बचा है। अंतिम गुण इसको लिख लेना एक बार सविस्तार। कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिए। आज अच्छा लगा, कुछ विद्यार्थी चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, लाइक भी किया है, काफी अच्छा लगा। एक बच्ची, 2 बच्चियों ने कमेंट भी किया था कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लगा समझकर। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट से विद्यार्थियों ने। आगे चलते हैं 15वें गुण के बारे में। अंतिम गुण जो एक अच्छी प्रश्नावली के अंतर्गत उपस्थित होना चाहिए, वो गुण है कौन सा, उस गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने 13वां गुण और 14वां गुण। वैसे मैं आप लोगों को बार बार बता भी रहा हूं स्क्रीनशॉट के बारे में। जैसे कुछ विद्यार्थी हैं जो पहली बार यूट्यूब के चैनल के माध्यम से पढ़ाई अध्ययन करते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए। अब जो विद्यार्थी पूर्व में पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको तो पता है कि हमें किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से नहीं लिखना है। ठीक है, गुण नंबर 15। वैसे मैं दोनों गुणों को ऊपर लिख भी दूंगा अभी एक बार, कम से कम गुण का नाम तो आप लोगों को ध्यान रहेगा उस। ठीक है, गुण नंबर जो 13 मैंने लिखवाया था, 13 वाला और गुण और 14 वाला गुण। 15 हम पढ़े लेंगे। 13 वाला गुण क्या था हमारा? पूर्व परीक्षण का, पूर्व परीक्षण एवं संशोधन। और जो 14वां गुण बताया गया था वह था सारणीयन की विधि का चुनाव। सारणीयन की विधि का चुनाव। 15वां गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। 15वां गुण हमारा क्या बताया गया, सभी विद्यार्थी लिख लेना। 15वां गुण जो बताया गया है वह हमारा है व्याख्या पत्र। कौन सा गुण बताया गया बच्चों? एक अच्छी प्रश्नावली के अंतर्गत जो 15वां गुण बताया गया वह हमारा है व्याख्या पत्र। अंतिम गुण है एक अच्छी प्रश्नावली का। तो व्याख्या पत्र के बारे में क्या बताया गया, लिख लीजिए इसके लिए। व्याख्या पत्र वैसे नाम से आपको अवगत भी हो रहा है कि किसी प्रश्नावली के गुणों के बारे में व्याख्या करना। प्रश्नावली में जो गुण उपस्थित हुए हैं उन गुणों के बारे में क्या बताया जाए, उसी के बारे में है। तो लिखिए, अनुसंधानकर्ता अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली के साथ प्रश्नावली के साथ व्याख्या पत्र को, कौन से पत्र को बच्चों? व्याख्या पत्र को अवश्य संलग्न करना चाहिए। अनुसंधानकर्ता को प्रश्नावली के साथ व्याख्या पत्र को अवश्य, या हम कह सकते हैं आवश्यक रूप से अवश्य संलग्न करना चाहिए। ऐसे कह सकते हैं हम, अनुसंधानकर्ता का प्रमुख कर्तव्य हो गया कि जब वह प्रश्नावली के साथ, कहने का मतलब प्रश्नावली जब डाक द्वारा प्रेषित कर रहा है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो प्रश्नावली के हिसाब से क्या भेजना चाहिए? आवश्यक रूप से उसे व्याख्या पत्र अवश्य भेजना चाहिए। तो व्याख्या पत्र में क्या बताया गया है, तो लिखिए, व्याख्या पत्र में निम्न सूचनाएं अंकित होती है,
जो व्याख्या पत्र प्रश्नावली के साथ में अंकित किया गया है, इसके साथ लगाया गया है, जोड़ा किया गया है, तो उसमें कौन कौन सी सूचनाएं लिखी हुई होती है व्याख्या पत्र में, जो व्याख्या पत्र होता क्या है उसके बारे में, तो वो सूचनाएं कौन कौन सी है। नंबर 1 पहली सूचना लिखिए, अनुसंधानकर्ता के बारे में जानकारी। पहली सूचना क्या होगी कि व्याख्या पत्र के अंतर्गत जो अनुसंधानकर्ता जो सूचना एकत्र करने का कार्य कर रहा है, अनुसंधानकर्ता के बारे में सामान्य जानकारी। परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि व्याख्या पत्र में निम्नलिखित में से तथ्यों में से क्या अंकित होता है, तो उसमें पहला ऑप्शन हो गया हमारा, पहला जो सही कार्य बताया गया है, अनुसंधानकर्ता के बारे में सामान्य जानकारी अंकित होना। बिंदु नंबर 2 और क्या अंकित होता है, दूसरा तथ्य लिखिए, प्रश्नावली को वापस प्राप्त करने का पता से तात्पर्य एड्रेस है, यहां पर एड्रेस से है, एड्रेस मतलब प्रश्नावली किस व्यक्ति के द्वारा, जिसे अनुसंधानकर्ता के द्वारा भेजी जा रही है, जब वह प्रश्नावली सूचक के पास प्राप्त होगी तो सूचक उस प्रश्नावली को भरने के बाद किस व्यक्ति को या किस एड्रेस पर भेजेगा उसके बारे में उसमें एड्रेस लिखा हुआ होता है, पता लिखा हुआ होता है। नंबर 3 तीसरा बिंदु, व्याख्या पत्र में और क्या होता है। नंबर 3 लिखिए, प्रश्नावली के अंदर व्याख्या पत्र में डाक टिकट क्या लगे होते हैं बच्चों, डाक टिकट भी भेजे जाते हैं। डाक टिकट कैसे होते हैं, डाक टिकट प्रेषित किए जाएंगे कि जब सूचक के द्वारा सूचनाएं प्रश्नावली के अंदर भर दी जाएगी या लिख दी जाएगी, तो वह जब पोस्ट ऑफिस करेगा वापस जिस एड्रेस पर उसको भेजेगा, तो भेजने के लिए क्या चाहिए, उसे डाक टिकट चाहिए। सूचनाएं हमें प्राप्त करनी है, तो उस जिस व्यक्ति के हमने प्रश्नावली भेजी है, तो डेफिनेट सी बात है वह व्यक्ति तो डाक टिकट लगे अपने पॉकेट मनी खर्च करके तो भेजेगा नहीं, तो उसको सभी सुविधाएं उपलब्ध हमें करवानी पड़ेगी। जानकारी चाहिए, हमें चाहिए, तो इसलिए व्याख्या पत्र के अंतर्गत डाक टिकट भी भेजना होता है साथ में, ताकि यह प्राप्त हो सके। नंबर 4 चतुर्थ गुण बताया गया है, वह लिफाफा। लिफाफा कैसे होगा, प्रश्नावली के अनुसार। कैसा होगा बच्चा, लिफाफा होगा हमारा प्रश्नावली के अनुसार, प्रश्नावली या उसके उत्तरों के अनुसार लिफाफा जो प्रेषित किया जाएगा वह लिफाफा प्रश्नावली या प्रश्नावली के अंदर जो उत्तर आएंगे उसके अनुसार अंकित होगा आदि। यानी ये व्याख्या पत्र में ये सामान्य तौर पर 4 प्रकार की सूचनाएं अंकित की जाती है जो होती है लिफाफे के लिए कहा जाए। जैसे आपके यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के हमारे कॉलेजों के अंदर पेपर आते हैं, मैं कॉलेज पढ़ाता हूँ वैसे मैं, तो कॉलेज में पेपर आते हैं हमारे, तो पेपर में जब पेपर ऐसे पेपर पतला सा होगा तो ये पेपर कैसे नहीं आता बच्चों, मैं बता दूं आपको। कहने का तात्पर्य है, हमने माना ये पेपर है, ठीक है बच्चों, तो पेपर कैसा आएगा, पेपर फोल्ड होके या इस प्रकार से डाल के रखा हुआ नहीं आता लिफाफे में। पेपर पूर्ण रूप से खुला हुआ लिफाफे के अंदर जितना बड़ा है, जितने पेपर की साइज है उसी रूप में रखा हुआ आएगा। लिफाफे की साइज क्या होगी, इतनी ही बड़ी। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है, लिफाफा प्रश्नावली के अनुसार या जो उत्तर प्राप्त कर रहे हैं उसके अनुसार। और जब बच्चों की कॉपियां वापिस प्रेषित की जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को, तो जो उनका बैग होता है बैग भी उसी साइज के अनुसार रखा हुआ होता है, ठीक है। तो लिफाफा आदि संलग्न होने चाहिए, ये सभी तथ्य उसके अंदर संलग्न होने चाहिए। इसमें बच्चों व्याख्या पत्र के अंतर्गत आगे लिखिए, इस पत्र में
पत्र में, इस पत्र से तात्पर्य व्याख्या पत्र में, इस पत्र में सूचकों द्वारा, इस पत्र में सूचकों द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है, सूचकों द्वारा प्रदान की गई सूचनाएं, एक नोट कह सकते हैं यहां पर हम, ये हमारा नोट हो गया। इस पत्र में सूचकों द्वारा प्रदान की गई सूचनाएं, प्रदान की गई सूचना कैसे लिखी जाएगी? गुप्त रखने का, छिपा हुआ, गुप्त रखने का, गुप्त रखने का आश्वासन भी, गुप्त रखने का आश्वासन भी दिया जाता है, आश्वासन भी दिया जाता है। अतः उपरोक्त गुणों के आधार पर, अतः उपरोक्त ये सभी गुण, ये सभी गुण एक अच्छी प्रश्नावली में, एक अच्छी प्रश्नावली में होने आवश्यक है। ये हो गया साहब। पुनः रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लेना सभी विद्यार्थी कि अच्छी प्रश्नावली में जो गुण उपस्थित होने चाहिए। अंतिम व्याख्या पत्र में कह दिया गया कि अनुसंधानकर्ता को प्रश्नावली के साथ क्या अवश्य लगाना चाहिए बच्चों? व्याख्या पत्र। व्याख्या पत्र क्या होता है, उसमें कौन कौन सी सूचनाएं होती है? अनुसंधानकर्ता के बारे में सामान्य जानकारी, प्रश्नावली के प्राप्त करने का एड्रेस यानी पता, डाक टिकट, लिफाफा, लिफाफा क्या? प्रश्नावली या उसके उत्तरों के अनुसार लिफाफा आदि संलग्न होने चाहिए प्रश्नावली के साथ। अंत में एक नोट लिखा दिया गया कि इस पत्र में सूचकों के द्वारा प्रदान की जो सूचनाएं होती है कैसे लिखी जाती है बच्चों? गुप्त रखने का पूर्ण रूप से आश्वासन दिया जाता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा सूचनाएं प्रेषित की जाएगी वे सभी सूचनाएं उन व्यक्ति के बारे में सूचनाओं को गुप्त रखा जाएगा, ओपन नहीं किया जाएगा। ये हमारे कुल 15 गुण हो चुके हैं, एक अच्छी प्रश्नावली के गुण संपूर्ण गुण हो चुके हैं, यानी अच्छी प्रश्नावली वाला गुणों का टॉपिक हमारा आज यहाँ खत्म हो चुका है। अब कल आगे आने वाले क्लास के अंदर हम नेक्स्ट बिंदु के बारे में जो अनुसूची है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना, शेयर भी अवश्य करना। इसके साथ लेना सभी विद्यार्थी, कुछ पूछना हो समझना हो कमेंट के माध्यम से। कमेंट अच्छा बुरा जय भी हो, बुरा से तात्पर्य पूछना, अच्छे से तात्पर्य अच्छा लगना, ठीक है अवश्य। लेना से स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी, हो गया ठीक।